नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो अलग अलग आयाम हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, जैसे क्लास है, स्टेटस ग्रुप्स हैं, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, ये सब। बिल्कुल, और आज का हमारा फोकस रहेगा क्लास पर। ठीक है, तो क्लास देखिए, समाज में लोगों को अलग अलग ग्रुप्स या वर्गों में बांटा जाता है ना? हाँ, और ये जो विभाजन है, ये उनकी लाइफ को, उनके अवसरों को कैसे अफेक्ट करता है, उसे समझना बहुत जरूरी है सोशियोलॉजी में। सही कहा। और ये क्लास सिस्टम जो है ये लगभग हर समाज में मिलता है, किसी न किसी फॉर्म में। यूनिवर्सल फिनोमेना है एक तरह से। बिल्कुल। पर इसकी खास बात यह है कि ये कानूनी या धार्मिक रूप से तय नहीं होता ज्यादातर, जैसे जाति व्यवस्था में होता है, वैसा नहीं। अच्छा, मतलब ये लॉज या रिलीजन से सैंक्शन नहीं है? नहीं, ये डी फैक्टो ग्रुप्स हैं, मतलब समाज में असलियत में बन जाते हैं, किसी फॉर्मल सैंक्शन से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनमें मोबिलिटी ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश रहती है। हाँ, थियोरेटिकली तो यही माना जाता है कि क्लास सिस्टम्स ज्यादा ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। जैसे कास्ट सिस्टम काफी क्लोज्ड माना जाता है। हाँ, उसकी तुलना में क्लास ओपन है, मतलब लीगली कोई रोक नहीं है कि आप अपनी क्लास नहीं बदल सकते। और इसका बेसिस क्या ये प्योरली इकोनॉमिक है? पैसा, जायदाद? देखिए, आधार मुख्य रूप से इकोनॉमिक माना जाता है, आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी, पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अच्छा। हाँ, मकाइवर और पेज ने कहा था कि ये कम्युनिटी का वो हिस्सा है जो एक खास सोशल स्टेटस से पहचाना जाता है। सोशल स्टेटस। हाँ, और ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी यही कहा कि ये वो लोग हैं जिनका समाज में करीब करीब एक जैसा सोशल स्टेटस होता है। तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, पर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ना? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की ये एक तरह से खासियत है। चलिए अब थोड़ा थिंकर्स पे आते हैं। क्लास की बात हो और मार्क्स का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है। मार्क्स के लिए तो क्लास का फंडा बिल्कुल क्लियर था। क्या था उनका पर्सपेक्टिव? उनके लिए क्लास का मतलब था आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या रिश्ता है, उत्पादन के साधन, फैक्ट्री, जमीन, मशीनें। आप मालिक हैं या नहीं? एग्जैक्टली। क्या आप ओनर हैं, यानी पूंजीपति या बुर्जुआजी, या आप सिर्फ अपनी मेहनत बेचते हैं, यानी मजदूर या प्रोलेटेरिएट। तो बस ये दो ही मेन क्लासेस थी मार्क्स के लिए। हाँ, उनके एनालिसिस के केंद्र में यही दो वर्ग थे, और उनका मानना था कि इतिहास इन्हीं वर्गों के बीच के संघर्ष, मतलब क्लास स्ट्रगल की कहानी है। अच्छा, ये कंट्रोल की लड़ाई है। बिल्कुल, जो प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं और जो असल में प्रोडक्शन करते हैं, उनके बीच। और कैपिटलिज्म में ये रिश्ता एक्सप्लॉयटेशन का बन जाता है, शोषण का। हाँ, जहां मालिक जो है वो मजदूर की मेहनत का पूरा मूल्य दिए बिना प्रॉफिट कमाता है। मार्क्स ये भी मानते थे कि क्लास कोई स्टैटिक चीज नहीं है, मतलब बदलती रहती है। हाँ, ये रोजाना प्रोडक्टिव प्रोसेस में बनती और बिगड़ती है। जैसे सोचिए 7वीं सदी का दिहाड़ी खेतीहर मजदूर और आज का एक ऑफिस वर्कर या कॉल सेंटर एम्प्लॉय। काम तो बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है, पर स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों का रिश्ता प्रोडक्शन से क्या है? वेज लेबर का, अपनी मेहनत बेचना। हाँ, बात तो सही है। तो इस स्ट्रक्चरल पोजीशन की वजह से मार्क्स के फ्रेमवर्क में दोनों वर्किंग क्लास का हिस्सा है। लेकिन क्या समाज वाकई सिर्फ इन दो हिस्सों में बंटा है, मालिक और मजदूर? मुझे लगता है मैक्स वेबर ने इस पर सवाल उठाया था। बिल्कुल, वेबर ने इस तस्वीर को और कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता। तो फिर और क्या होता है? वेबर ने 3 डायमेंशंस दिए। 3? कौन कौन से? के पास क्या स्किल्स है? ये कुछ हद तक मार्क्स जैसा है, पर वेबर ने इसमें ज्यादा वैरायटी देखी। ठीक है। दूसरा? स्टेटस क्लास, या जिसे हम स्टेटस ग्रुप्स कह सकते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक जैसे? समाज में आपको कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत, प्रेस्टीज, ऑनर। ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एजुकेशन, आपके फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, जैसे भारत में हम देखते हैं कभी कभी प्रोफेशन की इनकम कम होती है पर स्टेटस ज्यादा होता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और तीसरा डायमेंशन वेबर ने बताया, पार्टी क्लास। पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये पॉलिटिकल डोमेन में आपकी पावर से जुड़ा है। आप किस पॉलिटिकल ग्रुप, एसोसिएशन या प्रेशर ग्रुप से जुड़े हैं और कितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ओह, तो वेबर कह रहे थे कि आपकी जगह समाज में सिर्फ पैसे से तय नहीं होती, आपका सोशल ऑनर और आपकी पॉलिटिकल पावर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। इसीलिए वेबर मानते थे कि समाज सिर्फ
दो विरोधी वर्गों में नहीं बटेगा जैसा मार्क्स सोच रहे थे, बल्कि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, काम और स्पेशलाइज्ड होगा, तो क्लासेस और ज्यादा बटेंगी और हेट्रोजीनियस हो जाएंगी। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्लासेस बताई थी? हाँ, मोटे तौर पर उन्होंने 4 मुख्य क्लासेस बताई। एक तो प्रॉपर्टीड अपर क्लास, जिनके पास संपत्ति है। दूसरे व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो दिमागी काम करते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशंस है, जैसे मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स। हाँ। तीसरे पेटी बूर्जुआजे, छोटे व्यापारी, दुकानदार, छोटे बिजनेस ओनर्स। और चौथे मैन्युअल लेबरर्स, जो हाथ से मेहनत करते हैं। ये तो काफी डिटेल क्लासिफिकेशन है मार्क्स के मुकाबले। अच्छा, इनके अलावा भी तो क्लासिफिकेशंस हैं। गिडन्स ने भी कुछ कहा है। हाँ, एंटनी गिडन्स ने भी क्लास को लेकर वेबर के आइडियाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्लास को 3 आधारों पर देखा। क्या आधार थे वो? एक तो प्रॉपर्टी ओनरशिप, दूसरा पोजेशन ऑफ एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जिसे उन्होंने क्रेडेंशियल्स कहा, और तीसरा पोजेशन ऑफ मैनुअल लेबर पावर। अच्छा, प्रॉपर्टी, क्रेडेंशियल्स और लेबर पावर। हाँ, और इनसे 3 मेन क्लासेस बनती हैं: अपर क्लास प्रॉपर्टी बेस्ड, मिडिल क्लास क्रेडेंशियल्स बेस्ड, और लोअर या वर्किंग क्लास लेबर पावर बेस्ड। ये तो वेबर के व्हाइट कॉलर और मैनुअल लेबर वाले डिस्टिंक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है गिडन्स के एनालिसिस में। पर आज के जमाने में क्लास कितनी रेलेवेंट है? कई बार सुनने में आता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि क्लास का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। डेथ ऑफ क्लास की बात होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कंटेम्पररी सोशियोलॉजी में। पकुल्स्की और वॉटर्स जैसे थिंकर्स ने द डेथ ऑफ क्लास किताब भी लिखी। उनका क्या तर्क था? उनका कहना था कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्लास अब उतनी क्लियर या सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल नहीं रही। अब इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड हो गई है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब अब आपकी पहचान या आपकी सोशल पोजीशन, आपकी स्किल्स, आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, आप क्या कंज्यूम करते हैं, इन सब पर ज्यादा डिपेंड करती है, बजाय कि आपकी जॉब या प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी जगह पर। स्टेटस और कंज्यूमरिज्म ज्यादा हावी हो गए। और इसमें पियर गुडियो का काम भी इम्पोर्टेंट है ना? कल्चरल कैपिटल और हैबिटस वाला कॉन्सेप्ट। ओह यस, बुडियो का काम बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है। उनका हैबिटस का कॉन्सेप्ट मतलब हमारी वो गहरी बसी हुई आदतें, सोचने के तरीके, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारा टेस्ट, जो हमारे क्लास बैकग्राउंड से आता है। हाँ, जो हमारे क्लास बैकग्राउंड से शेप होता है और उसे रिफ्लेक्ट भी करता है। जैसे किस तरह का म्यूजिक सुनना, कैसी लैंग्वेज यूज करना, लेजर एक्टिविटीज क्या हैं, ये सब। और ये कल्चरल कैपिटल बन जाता है। जॉब्स में तो बॉडियो दिखा रहे हैं कि क्लास सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल भी है। तो कुल मिलाकर क्लास को तय करने वाले कई फैक्टर्स हो गए: वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कल्चरल कैपिटल, लाइफस्टाइल। बिल्कुल, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति या ग्रुप की क्लास पोजीशन तय करते हैं। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। हमने शुरू में कहा कि क्लास सिस्टम्स ओपन होते हैं, तो क्या लोग आसानी से क्लास बदल सकते हैं? थियोरेटिकली हाँ, क्लास सिस्टम्स को फ्लूइड माना जाता है। मोबिलिटी संभव है और ये काफी हद तक अचीव्ड स्टेटस पर निर्भर करती है, आपकी मेहनत, आपकी एजुकेशन पर। अस्क्राइब्ड स्टेटस जैसे जन्म का रोल कम होता है कास्ट के मुकाबले। लेकिन रियलिटी में यह मोबिलिटी कितनी है? यहाँ एम्पेरिकल स्टडीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे जॉन गोल्डथॉर्प की फेमस स्टडीज हैं ब्रिटेन में। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि मोबिलिटी होती तो है, पर ज्यादातर शॉर्ट रेंज होती है। मतलब लोग आसपास की क्लासेस में ही मूव कर पाते हैं, जैसे स्किल्ड मैनुअल वर्कर से लोअर व्हाइट कॉलर जॉब में जाना। अच्छा, मतलब वर्किंग क्लास से एकदम अपर क्लास में पहुंचना, जिसे लॉन्ग रेंज मोबिलिटी कहेंगे, वो मुश्किल है। हाँ, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी काफी रेयर है। अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल इक्वल नहीं होती, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का क्या है? मार्क्स ने तो कहा था कि ये बढ़ता ही जाएगा और रिवोल्यूशन होगा। वैसा तो हुआ नहीं ज्यादातर जगहों पे। हाँ, ये एक और बड़ा सवाल है। रैल्फ डेरेंडॉर्फ जैसे थिंकर्स का मानना है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, पर उसका रूप बदल गया है। वो मैनेज हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब समाज ने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के तरीके विकसित कर लिए हैं। जैसे ट्रेड यूनियंस बन गई, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, लेबर लॉज हैं, वेलफेयर स्टेट है। इनसे कॉन्फ्लिक्ट की तीव्रता कम हो गई है, उसे मैनेज किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, पर शायद उतना तीखा नहीं जितना मार्क्स ने सोचा था। हाँ, कुछ हद तक। हालांकि नए फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी उभरते रहते हैं। तो ये थी क्लास स्ट्रैटिफिकेशन पर एक चर्चा, जिसमें हमने मार्क्स, वेबर और गिडन्स से लेकर
बुर्दियो और कंटेम्पररी डिबेट्स तक को टच किया। हाँ, और देखा कि कैसे क्लास सिर्फ इकोनॉमिक कैटेगरी नहीं है, बल्कि इसमें स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल, कल्चरल कैपिटल जैसे कई डायमेंशंस जुड़े हुए हैं। और मोबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के पैटर्न्स भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और गिग इकोनॉमी के इस दौर में क्लास का स्वरूप कैसे बदल रहा है और भविष्य में इसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, इस पर और सोचिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेटस ग्रुप्स पर आधारित जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उस पर चर्चा करते हैं। हमने देखा कि मैक्स वेबर ने वो 3 कंपोनेंट दिए थे समाज को समझने के लिए, क्लास, स्टेटस और पावर। क्लास तो खैर आर्थिक हो गई, लेकिन ये स्टेटस ग्रुप्स क्या चीज है? मतलब ये वो समूह हुए जिन्हें हम पैसे से नहीं बल्कि कह सकते हैं इज्जत या प्रेस्टीज, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, धर्म, इन जैसे नॉन इकोनॉमिक गुणों से पहचानते हैं। वेबर तो ब्यूरोक्रेसी को भी एक बहुत पावरफुल स्टेटस ग्रुप मानते थे। हाँ बिल्कुल, और वेबर का ये स्टेटस वाला जो आइडिया है ना, वो सच में समाज को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि भाई सिर्फ आर्थिक चीजें ही सब कुछ नहीं है। स्टेटस सिचुएशन का मतलब बेसिकली ये है कि समाज किसी व्यक्ति या ग्रुप को कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल एस्टीम देता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, या फिर नेगेटिव भी, जैसे कुछ समूहों को लेकर जो प्रेजुडिस होते हैं समाज में। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोग आपको और आपकी सोशल पोजीशन को कैसे देखते हैं और फिर उसी हिसाब से आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ओके। तो जैसे आजकल लोग कोई खास ब्रांड का फोन इस्तेमाल करते हैं या किसी बड़े एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो क्या वो अपनी पहचान इसी स्टेटस से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एकदम सही उदाहरण है। ये जो स्टेटस ग्रुप्स होते हैं ना, ये अपनी एक खास पहचान, अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं। अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ एक खास लाइफस्टाइल जुड़ी होती है। उनका खान पान कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं, किससे मिलते जुलते हैं। और हाँ, कुछ हद तक ना रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे किससे शादी करनी है, किसके साथ उठना बैठना है। ये सब उस ग्रुप की पहचान बन जाता है। वेबर ने ये भी साफ किया कि देखो, क्लास और स्टेटस अलग अलग चीजें हैं, पर वो जुड़ी हुई भी हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सोचिए ना, कोई नया अमीर बना हो, पर शायद जो पुराने पैसे वाले लोग हैं वो उसे अपने सर्कल में उतनी आसानी से एक्सेप्ट ना करें। या फिर कोई स्कूल टीचर है, इनकम शायद बहुत ज्यादा ना हो, पर समाज में इज्जत बहुत है ना? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और शायद इसी से जुड़ी हुई है ये स्टेटस इनकंसिस्टेंसी वाली बात। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, जो आजकल खासकर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में काफी सुनने को मिलती है। इसका क्या मतलब है फिर? स्टेटस इनकंसिस्टेंसी ये वही सिचुएशन है जब किसी एक ही व्यक्ति के स्टेटस के अलग अलग पहलू, जैसे उसकी एजुकेशन का लेवल, उसकी इनकम, उसका प्रोफेशन, ये आपस में मेल नहीं खाते। जैसे आपने कहा, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, पर शायद जॉब ऐसी है कि इनकम कम है। या कोई बिजनेस वाला है, पैसा बहुत है, पर शायद उसे वो कल्चरल सोफिस्टिकेशन वाली इज्जत या मान्यता समाज में नहीं मिलती। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, जहां सर्विस सेक्टर और नॉलेज इकोनॉमी ज्यादा हावी हैं, वहां नए नए तरह के प्रोफेशन आने से ये इनकंसिस्टेंसी और बढ़ गई है। ये एक तरह का तनाव, एक टेंशन क्रिएट करती है, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। कुछ स्टडीज में तो धर्म का भी रोल देखा गया है इसमें, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस सिर्फ जन्म या परिवार से ही तय नहीं होता, जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा या जमींदार का बेटा जमींदार। वो वाली बात अब उतनी नहीं रही। देखिए, पहले ज्यादातर ऐसा ही होता था, जिसे हम कहते हैं अस्क्रिप्टिव वैल्यूज, मतलब जन्म के आधार पर जो हैसियत मिल गई वो मिल गई। जैसे भारत में जाति व्यवस्था एक क्लासिक उदाहरण है, या यूरोप में जो नोबेलिटी या क्लर्जी का सिस्टम था। लेकिन मॉडर्न समाजों में स्टेटस का दायरा ज्यादा व्यापक, ज्यादा वाइडर हो गया है। हाँ, जन्मजात स्टेटस का असर अभी भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन अब स्टेटस को हासिल भी किया जा सकता है। अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आप अपना स्टेटस बदल सकते हैं। जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता है, नए नए पेशे आते हैं, लोगों के लिए ऊपर उठने के, मोबिलिटी के मौके बढ़ते हैं, तो स्टेटस के मायने भी बदलते जाते हैं। खासकर जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, वहां ये मोबिलिटी, ये बदलाव ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो एक बार फिर से क्लियर करने के लिए, वेबर के हिसाब से क्लास और स्टेटस में सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल फर्क क्या था? वेबर के लिए क्लास जो थी वो प्योरली इकोनॉमिक थी,
आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है, आप क्या बेच रहे हैं, अपना लेबर, कोई सामान या कोई स्किल, ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ मामला था। दूसरी तरफ स्टेटस क्या था? वो था सामाजिक सम्मान का अनुमान, सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर। यह आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा था, आपके कंजम्पशन पैटर्न से। आप रहते कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या उपभोग करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। पैसा होना स्टेटस पाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पैसा है तो स्टेटस मिल ही जाएगा। वेबर ने तो भारत की जाति व्यवस्था को स्टेटस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन का सबसे एक्सट्रीम, सबसे विकसित रूप माना था, जहां जन्म के आधार पर मिलने वाला सम्मान या असम्मान अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी भारी पड़ जाता था। लेकिन आजकल तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि क्लास का महत्व कम होता जा रहा है। जैसे वो पकुल्स्की और वॉटर्स की किताब थी, डेथ ऑफ क्लास। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और अहम डिबेट है सोशियोलॉजी में। पकुल्स्की और वॉटर्स का तर्क यही था कि भाई जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, वहां क्लास बेस्ड आइडेंटिटीज कमजोर पड़ रही हैं और उनकी जगह स्टेटस कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उनका कहना था कि अब ये उतना मैटर नहीं करता कि आप काम क्या करते हैं, जितना ये मैटर करता है कि आप खरीदते क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये जो बढ़ता हुआ कंज्यूमरिज्म है ना, इसने स्टेटस सिग्नल्स को और ज्यादा हवा दी है। लोग चीजों के जरिए अपना स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की बात W.L. वार्नर ने भी कही थी अपनी स्टडी में, बहुत पहले 1941 में। उन्होंने भी इकोनॉमिक क्लास की जगह सोशल स्टेटस पर ज्यादा फोकस किया था। और उन्होंने स्टेटस तय करने के लिए सिर्फ इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन ही नहीं, बल्कि दोस्ती किसके साथ है, किन वॉलंटरी ग्रुप्स के मेंबर हैं, लीजर एक्टिविटीज क्या हैं, इन सबको भी क्राइटेरिया माना था। अच्छा, और पियरे बोर्दियू, उनका भी तो कुछ ऐसा ही कहना था ना लाइफस्टाइल को लेकर? बिल्कुल। पियरे बोर्दियू ने क्लास की जो ट्रेडिशनल परिभाषा थी, उससे आगे जाकर लाइफस्टाइल चॉइसेस और टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान अब सिर्फ हमारे काम या हमारी आर्थिक स्थिति से नहीं बनती, बल्कि हमारी पसंद नापसंद से, हमारे कल्चरल रुझानों से, हमारे टेस्ट से बनती है। और यहीं पे उनका वो फेमस 4 तरह की कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आता है। इकोनॉमिक कैपिटल यानी पैसा जायदाद, सोशल कैपिटल यानी आपके कनेक्शंस, आपका नेटवर्क, कल्चरल कैपिटल यानी आपका ज्ञान, आपकी भाषा, आर्ट्स की समझ, एटिकेट्स, और सिंबॉलिक कैपिटल यानी आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा। बोर्दियू के हिसाब से ये चारों तरह की कैपिटल मिलकर किसी व्यक्ति या ग्रुप का स्टेटस तय करती हैं और ये भी दिखाती हैं कि कैसे गैर आर्थिक चीजें भी समाज में हायरार्की बनाए रखती हैं। ये कैपिटल वाला आइडिया तो काफी गहरा है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई खास उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे वो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की जो प्रक्रियाएं हैं? हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। भारत के संदर्भ में M.N. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन को स्टडी किया था, जहां निचली मानी जाने वाली जातियां ऊंची जातियों के रीति रिवाज, उनके खान पान, उनकी पूजा पद्धति, इन सबको अपनाकर अपना सोशल स्टेटस ऊपर उठाने की कोशिश करती थी। इसी तरह वेस्टर्नाइजेशन में हमने देखा कि लोग पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न कपड़े, अंग्रेजी भाषा, इन सबको अपनाकर एक मॉडर्न और ऊंचे स्टेटस का दिखने की कोशिश करते रहे हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं यही दिखाती हैं कि भारत में भी अलग अलग समूह अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए लगातार स्टेटस सिंबल्स और लाइफस्टाइल को बदलने की जद्दोजहद में लगे रहे हैं। तो ये तो एकदम साफ है कि समाज में हमारी जगह सिर्फ हमारी जेब से तय नहीं होती, बल्कि इज्जत, लाइफस्टाइल, पहचान, ये सब मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ताना बाना बुनते हैं। स्टेटस का ये पूरा खेल समझना वाकई जरूरी है। खैर, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पावर डायनामिक्स को देखते हैं। ठीक है, अब हम लिंग यानी जेंडर के आधार पर जो समाज में ऊंच नीच या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिवीजन है सोसाइटी का, है ना? हाँ। समाज के सबसे बेसिक बंटवारों में से एक। और अगर हम पारंपरिक सोच देखें, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट, मतलब पुरानी सोच ये थी कि भाई आदमी ब्रेड विनर है, बाहर कमाएगा और महिलाएं घर संभालेंगी। हाँ, और महिलाओं का जो स्टेटस था वो भी अक्सर उनके पति या पिता से ही जुड़ा होता था। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि कई फंक्शनलिस्ट समाजशास्त्री, जैसे आपने नाम लिया मर्डॉक और पार्सन्स का, वो तो इसे बिल्कुल नेचुरल, मतलब कुदरती मानते थे। हाँ, जैसे ये बायोलॉजिकली ही तय है। एग्जैक्टली। बायोलॉजिकल थ्योरीज भी यही कहती थी। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। वही तो, अब जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में लेबर फोर्स में आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो ये नेचुरल वाली बात, ये थ्योरी थोड़ी हिल गई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं।
और यहीं पर देखिए, सेक्स और जेंडर का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। सेक्स तो जैसा हम जानते हैं बायोलॉजिकल है, शारीरिक अंतर, मेल फीमेल। हाँ, लेकिन जेंडर वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज बनाता है उसे। ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों से जुड़ा है। मैस्कुलिनिटी क्या है, फेमिनिनिटी क्या है, ये सब धारणाएं। जैसे औरतों को फेयर सेक्स या वीकर सेक्स कह देना। बिल्कुल, ये सब कल्चरल बातें, बायोलॉजिकल नहीं। और एन ओकले जैसे फेमिनिस्ट समाजशास्त्रियों ने तो इस बायोलॉजिकल आधार को सिरे से खारिज किया। अच्छा। कल्चर ही तय करता है कि पुरुषों से क्या उम्मीदें रखनी है, जैसे अग्रेशन, डोमिनेंस, और महिलाओं से क्या, पीसफुलनेस, सबमिसिवनेस, देखभाल। और ये पैटर्न फिर पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, परिवार में जो काम का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, इन सब से और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। हाँ, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। दूसरी होती है पारंपरिक असमानता, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जैसे धन, शक्ति। तो लिंग आधारित असमानता जो है वो पारंपरिक है, मतलब उसे समाज ने बनाया है और उससे बदला भी जा सकता है। सही बात। तो फिर ये असमानता बनती कैसे है समाज में, मतलब ये चलती कैसे रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी? इसमें जेंडर सोशलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है? ये लड़के लड़की वाले रोल हम सीखते कहाँ से हैं? देखिए, जेंडर सोशलाइजेशन ही इसकी जड़ है एक तरह से। इसका मतलब है कि समाज की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, हमारा परिवार सबसे पहले, फिर दोस्त, स्कूल, मीडिया, इन सब के जरिए हम जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं बचपन से ही। हाँ, बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़कों को कैसे बिहेव करना है, लड़कियों को कैसे। खिलौनों में ही देख लीजिए ना, लड़कों के लिए गन्स, कार्स, एक्शन फिगर्स। हाँ, और लड़कियों के लिए डॉल्स, किचन सेट्स। बिल्कुल, किताबों में, टीवी शोज में भी यही पैटर्न दिखता है। लड़के एक्टिव, एडवेंचरस दिखाए जाते हैं, लड़कियां ज्यादातर पैसिव, घरेलू कामों में लगी हुई। कॉर्नेल ने यही कहा है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी आदतें, बातचीत, इसी से जेंडर रिलेशंस बनते हैं और टिके रहते हैं। ये कोई अपने आप नहीं होता। ये बात तो है, ये अपने आसपास रोज ही दिखता है। अच्छा, तो अलग अलग जो सोशियोलॉजिकल थियरीज हैं वो इसे कैसे देखती हैं? फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बात तो हमने की कि वो इसे समाज में स्थिरता लाने के लिए जरूरी मानते थे। हाँ, फंक्शनलिस्ट जैसे मर्डॉक और पार्सन्स, उनका मानना था कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है जेंडर बेस्ड, ये समाज में स्टेबिलिटी लाता है। पार्सन्स ने कहा कि परिवार में महिला को एक्सप्रेसिव रोल निभाना चाहिए, मतलब इमोशनल सपोर्ट देना, केयर करना। और पुरुष का इंस्ट्रूमेंटल रोल। हाँ, पुरुष का इंस्ट्रूमेंटल रोल मतलब ब्रेड विनर, बाहर के काम देखना जी। और बाउल्बी ने तो यहाँ तक कहा कि माँ की भूमिका बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना मटर्नल डेप्रिवेशन हो सकता है। लेकिन इन विचारों की काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि ये एक खास तरह के परिवार को ही आइडियल मान लेते हैं और बदलाव की गुंजाइश नहीं देखते। सही है। तो फिर मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का क्या कहना है इस पर? हाँ, तो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि महिलाओं का जो दमन है वो असल में प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है। एंगल्स का मानना था कि कैपिटलिज्म पितृसत्ता को और मजबूत करता है। कैसे? क्योंकि कैपिटलिज्म में वेल्थ और पावर पुरुषों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि असली बदलाव के लिए परिवार का पुनर्गठन मतलब रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा और महिलाओं को घरेलू गुलामी यानी डोमेस्टिक स्लेवरी से आजाद करना होगा। अच्छा, और रेडिकल फेमिनिज्म, उनका नजरिया तो शायद इन सब से काफी अलग और कह सकते हैं ज्यादा तीखा है ना? हाँ, बिल्कुल। रेडिकल फेमिनिस्ट्स का मानना है कि समस्या की असली जड़ पुरुषों का महिलाओं पर शोषण ही है। पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की को वो यूनिवर्सल मानते हैं, मतलब हर समाज में, हर कल्चर में, हर समय में मौजूद, हर जगह। हाँ, उनके लिए परिवार ही उत्पीड़न का मुख्य स्रोत है, जहाँ महिलाओं से फ्री डोमेस्टिक लेबर करवाया जाता है, उन्हें पावर से वंचित रखा जाता है। फायरस्टोन ने तो सेक्स क्लास की थ्योरी दी थी। सेक्स क्लास? हाँ, मतलब जेंडर के आधार पर क्लास। उनका मानना है कि महिलाओं की मुक्ति केवल पितृसत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने से ही मिलेगी। लेकिन हाँ, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि ये हर जगह की पितृसत्ता को एक जैसा मान लेते हैं और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को या फिर रेस और क्लास जैसे फैक्टर्स के प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी बात सही है। अच्छा, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आजकल महिलाएं काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो क्या इससे स्थिति वाकई बदली है? कुछ स्टडीज तो शायद ये भी कहती हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है,
खासकर घर के अंदर? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर काफी डिबेट भी है। कुछ पुरानी स्टडीज थीं जैसे ब्लड और हैम्बलिन की। उन्होंने ये तर्क दिया कि नौकरी करने के बावजूद परिवार में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते वो अभी भी ज्यादातर पुरुष ही लेते हैं और माँ या पत्नी की भूमिका अभी भी प्राइमरी ही मानी जाती है। अच्छा, मतलब बाहर काम करने के बाद भी? हाँ, और फिर ब्लैकबर्न और स्टुअर्ट जैसे लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि महिलाएं अक्सर कम वेतन वाली नौकरियों में या पार्ट टाइम नौकरियों में या फिर उन नौकरियों में जाती हैं जिन्हें फीमेल स्पेसिफिक माना जाता है, जैसे टीचिंग, नर्सिंग। इसे ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। तो इससे होता क्या है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कम होने की बजाय वर्क प्लेस तक फैल जाती है। टॉप पोजीशंस पर, डिसीजन मेकिंग रोल्स में अभी भी पुरुषों का दबदबा ज्यादा दिखता है। और ये सिर्फ हमारे जैसे समाजों की बात नहीं है। ऐसा पैटर्न कम्युनिस्ट देशों में और यहाँ तक कि इजराइल के किबुत्स जैसे समुदायों में भी देखा गया, जहाँ कागज पर तो बराबरी लाने की कोशिश की गई थी। तो क्या कोई और नजरिया भी है, कोई और थ्योरी जो इन सब चीजों को, जैसे रेस, क्लास, जेंडर, इन सब को एक साथ मिलाकर देखती हो? हाँ, बिल्कुल है। जैसे ब्लैक फेमिनिज्म है, उनका मुख्य तर्क यह है कि जो मुख्य धारा का फेमिनिज्म है वो ज्यादातर श्वेत मध्यम वर्गीय महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित रहा है और उसने नस्ल यानी रेस के मुद्दे को अक्सर नजरअंदाज किया है। अच्छा। उनके अनुसार अश्वेत महिलाओं के लिए परिवार सिर्फ उत्पीड़न का स्रोत नहीं होता, बल्कि कई बार वो नस्लवाद के खिलाफ एकजुटता और ताकत का स्रोत भी हो सकता है। वो रेस, क्लास और जेंडर के इंटरप्ले, मतलब इनके आपसी घालमेल पर बहुत जोर देते हैं। ये एक जरूरी पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। फिर आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ये लोग महिला जैसी किसी एक सिंगल पहचान या एक जैसे अनुभव को ही नकारते हैं। मतलब कोई एक औरत नहीं होती? हाँ, एक तरह से उनका कहना है कि अलग अलग औरतों के अनुभव बहुत अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई एक ग्रैंड थ्योरी, चाहे वो पितृसत्ता की हो या क्लास की, सबकी कहानी नहीं बता सकती। वो डाइवर्सिटी, भिन्नता, डिफरेंस पर जोर देते हैं और वो पुरुषों की भाषा और दुनिया को देखने के उनके नजरिए को डीकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं। मतलब उसकी परतें उधेड़ कर देखने की कि कैसे भाषा भी पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। इंटरेस्टिंग। और साथ ही अब ये पूरी चर्चा सिर्फ पुरुष महिला के बाइनरी तक ही सीमित नहीं रही है। अब ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन समूहों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान बढ़ रहा है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इनकी मुश्किलों और अधिकारों को स्वीकार किया था। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत में हाल के सालों में कुछ पॉजिटिव बदलाव दिख रहे हैं इस पूरे मामले में, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर? हाँ, देखिए, बदलाव तो निश्चित रूप से दिख रहे हैं। हाल की स्टडीज और आंकड़े, जैसे 2011 की जनगणना के आंकड़े भी देखें तो पता चलता है कि महिलाएं बेहतर कर रही हैं। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कई फैक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर का विस्तार हो रहा है, जन्म दर कम हो रही है, घर के कामों का मशीनीकरण हो रहा है, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पैक्ड फूड वगैरह। हाँ, इससे टाइम बचता है। बिल्कुल। लव मैरिज का चलन बढ़ा है, संपत्ति के अधिकार मिले हैं महिलाओं को, नए कानून भी बने हैं जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इन सब चीजों का मिला जुला असर पड़ रहा है। तो मतलब स्तरीकरण कम हो रहा है? हाँ, कह सकते हैं कि स्तरीकरण कम, विषम, मतलब लेस स्क्यूड हो रहा है। हालांकि ये कहना कि सब ठीक हो गया वो गलत होगा। चुनौतियां अभी भी बहुत है, काफी ज्यादा हैं, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव दिशा में बदलाव दिख रहा है। चलिए, ये एक उम्मीद की बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ठीक है, अब हम एथनिसिटी और रेस के आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब ये जो समाज में ऊंच नीच है, उस पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये एथनिसिटी, जिसे हम जातीयता कहते हैं, आखिर है क्या? हमारे सोर्स बताते हैं कि ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मानते हैं कि उनकी कोई कॉमन हेरिटेज है, कोई साझी विरासत। सही। और इसमें अक्सर एक कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, जिसमें धर्म भी शामिल हो सकता है, और एक सोच होती है। हाँ, जो कॉमन एंसेस्ट्री या फिर एंडोगेमी, मतलब अपने ही ग्रुप में शादी करने पर जोर देती है। एक और परिभाषा भी है इसकी। हाँ, कि ये एक ऐसा समूह है जो जैविक रूप से काफी हद तक आत्मनिर्भर है, जिसका अपनी होमलैंड, अपनी मातृभूमि से जुड़ाव है, एक आम भाषा और परंपराएं हैं। अच्छा, खान पान की पसंद भी शामिल है इसमें। हाँ, और एक आम धार्मिक विश्वास भी।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि एरिक्सन बताते हैं, कि आजकल सोशियोलॉजी सिर्फ डेफिनेशन पर नहीं अटकी है। तो फिर फोकस किस पर है? फोकस इस पे ज्यादा है कि कैसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और राष्ट्र अपनी पहचान को ज्यादा पॉलिटिसाइज तरीके से सामने रख रहे हैं। पॉलिटिसाइज्ड मतलब राजनीतिक रंग दे रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज मल्टीकल्चरलिज्म की बहसों में साफ दिखती है, जैसे अमेरिका या कनाडा में, जहाँ कई संस्कृतियों के लोग हैं। और अपने यहाँ साउथ एशिया में भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद। हाँ बिल्कुल, साउथ एशिया में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के संदर्भ में भी ये दिखता है। और देखिए, मैक्स वेबर का भी तो यही मानना था कुछ हद तक। वो मानते थे कि एथनिक ग्रुप्स असल में आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब नकली? हाँ, मतलब एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। वो कहते थे कि ये किसी साझी गमाइनशाफ्ट मतलब कम्युनिटी होने के सब्जेक्टिव बिलीफ पर टिके होते हैं, एक अंदरूनी यकीन कि हम सब एक हैं। अच्छा, और ये यकीन आता कहाँ से है? वेबर के अनुसार ये पावर और स्टेटस पर मोनोपोली मतलब एकाधिकार बनाने की इच्छा से बनता है। ये उस समय की सोच से तो बिल्कुल अलग था। हाँ, उस वक्त तो नेचुरलिस्ट बिलीफ चलता था, जो मानता था कि लोगों के बीच जो कल्चरल और बिहेवियरल फर्क है वो तो उनकी कॉमन डिसेंट से मिले, इनहेरिटेड ट्रेट से आते हैं, जिसे तब रेस कहते थे। बिल्कुल। और फिर फ्रेडरिक बार्थ आए, 1969 में उनकी किताब आई एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज। उन्होंने तो वेबर से भी आगे जाकर एथनिसिटी के कंस्ट्रक्टेड नेचर पर और जोर दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? बार्थ के लिए एथनिसिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, ये लगातार निगोशिएट और रीनिगोशिएट होती रहती हैं। निगोशिएट किसके बीच? एक्सटर्नल एस्क्रिप्शन यानी बाहर वाले आपको क्या मानते हैं, और इंटरनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी आप खुद को क्या मानते हैं, इन दोनों के बीच। मतलब ये लेन देन चलता रहता है पहचान को लेकर। एग्जैक्टली। और बार्थ का बड़ा पॉइंट था कि एथनिक ग्रुप्स को हमें अलग थलग आइसोलेटेड कल्चरल यूनिट्स की तरह नहीं देखना चाहिए। वो इस सोच को बदलना चाहते थे कि संस्कृतियां बंधी हुई इकाइयां हैं। तो फिर फोकस कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा फोकस समूहों के बीच के इंटरफेस पर होना चाहिए, उनकी आपसी बातचीत, उनके जुड़ाव, उनके टकराव पर। अच्छा। बार्थ लिखते हैं कि ये जो कैटेगोरिकल एथनिक डिस्टिंक्शंस हैं, ये इसलिए नहीं टिके रहते कि समूहों में कोई संपर्क नहीं है या जानकारी की कमी है। तो फिर क्यों टिके रहते हैं? बल्कि ये एक्सक्लूजन और इनकॉर्पोरेशन की सामाजिक प्रक्रियाओं से बनते और बने रहते हैं। मतलब कौन समूह में शामिल होगा, कौन बाहर रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है, भले ही लोगों की भागीदारी बदलती रहे। ये तो काफी डायनामिक व्यू है पहचान का, और शायद इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट रोनाल्ड कोहन ने भी चेताया था। हाँ, कोहेन ने कहा था कि हम सोशल साइंटिस्ट जो एथनिक ग्रुप्स के लेबल लगा देते हैं, वो अक्सर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। मतलब हो सकता है ग्रुप के लोग खुद को वैसा ना देखते हों। बिल्कुल। और जॉन विंसेंट ने भी तो कहा था कि एथनिक बाउंड्रीज अक्सर मर्क्यूरियल होती हैं, पारे की तरह बदलती रहती हैं। हाँ, ये बात तो है। कोहेन का निष्कर्ष यही था कि एथनिसिटी असल में इंक्लूसिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस की नेस्टिंग डाइकोटमाइजेशंस की एक श्रृंखला है। बाप रे, ये तो भारी शब्द है, नेस्टिंग डाइकोटमाइजेशंस, आसान भाषा में। हाँ, मतलब जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा होता है ना, वैसे ही पहचान के दायरे होते हैं। कभी हम खुद को एक छोटे ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, कभी जरूरत के हिसाब से एक बड़े ग्रुप का। ये दायरे छोटे बड़े होते रहते हैं। अच्छा, जरूरत के हिसाब से। हाँ, वो विंसेंट से सहमत थे कि कोहेन के शब्दों में एथनिसिटी राजनीतिक लामबंदी की विशिष्ट जरूरतों के संबंध में सीमा के संदर्भ में संकुचित या विस्तृत की जा सकती है। मतलब पॉलिटिक्स का रोल है इसमें। बहुत बड़ा रोल है। शायद इसीलिए कभी वंश, डिसेंट, जातीयता का मार्कर बनता है और कभी नहीं। ये इस पर डिपेंड करता है कि लोग जातीय सीमाओं को ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे, और ये आमतौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन तय करती है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। इसको समझने के अलग अलग तरीके भी होंगे फिर। हाँ बिल्कुल, कई अप्रोचेस हैं। मोटे तौर पर कुछ मुख्य धाराएं हैं। जैसे? एक है प्राइमोर्डियलिज्म। ये मानता है कि एथनिसिटी हमेशा से मौजूद रही है, ये इंसान की फितरत में है, जड़ों में है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है? नहीं, इनके हिसाब से आधुनिक जातीय समूहों का इतिहास बहुत पुराना है। ये मानवता को नेचुरली बने हुए ग्रुप्स में बटा हुआ देखता है, जो किनशिप मतलब रिश्तेदारी और बायोलॉजिकल हेरिटेज पर आधारित हैं। इसी में अलग अलग व्यूज भी हैं शायद। हाँ, जैसे एसेंशियलिस्ट प्राइमोर्डियलिज्म कहता है कि एथनिसिटी तो मानव अस्तित्व का एक ए प्रायोरी सच है, मतलब सोशल इंटरैक्शन से भी पहले का, और ये बदलता नहीं। लेकिन ये समझा नहीं पाता कि ग्रुप बनते बिगड़ते कैसे हैं, या माइग्रेशन, इंटरमैरिज का क्या असर होता है। ठीक है। और फिर है किनशिप प्राइमोर्डियलिज्म, जो मानता है कि जातीय समुदाय असल में किनशिप यूनिट्स का ही विस्तार हैं,
बड़े परिवार की तरह। और जो कल्चरल चिन्ह हैं, जैसे भाषा, धर्म, परंपराएं, वो इसी जैविक संबंध को दिखाने के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत यह है कि अक्सर जातीय समूहों की जो पौराणिक उत्पत्ति की कहानियां होती हैं, वो उनके ज्ञात बायोलॉजिकल इतिहास से मेल नहीं खाती। अच्छा, क्लिफर्ड गर्ट्स का भी नाम आता है प्रिमोर्डियलिज्म में? हाँ, गर्ट्स का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि इंसान आमतौर पर खून के रिश्ते, भाषा, क्षेत्र जैसी जो प्राइमोर्डियल गिवंस हैं, उन्हें बहुत शक्तिशाली मानते हैं। गर्ट्स के अनुसार एथनिसिटी अपने आप में प्राइमोर्डियल हो या ना हो, पर इंसान उसे ऐसा मानते हैं क्योंकि ये दुनिया के उनके अनुभव में शामिल है। ठीक है, ये हुआ प्राइमोर्डियलिज्म। इसके अलावा दूसरा है पेरेनियलिज्म। ये मानता है कि एथनिसिटी हमेशा बदलती रहती है। कॉन्सेप्ट शायद पुराना हो, पर एथनिक ग्रुप्स अक्सर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनकी सीमाएं बदलती रहती हैं। अच्छा, तो ये प्राइमोर्डियलिज्म से अलग है। हाँ, इसमें भी दो तरह के विचार हैं। परपेचुअल पेरेनियलिज्म कहता है कि कुछ खास एथनिक ग्रुप्स इतिहास में लगातार मौजूद रहे हैं, जबकि सिचुएशनल पेरेनियलिज्म मानता है कि राष्ट्र और जातीय समूह इतिहास के दौरान उभरते, बदलते और गायब होते रहते हैं। सिचुएशनल पेरेनियलिज्म, ये कुछ बार्थ जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये एथनिसिटी को एक टूल की तरह देखता है, जिसे पॉलिटिकल ग्रुप्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा, पावर, जमीन, स्टेटस पाने के लिए। बार्थ और साइडनर का नजरिया भी यही है कि एथनिसिटी लगातार सामाजिक बातचीत से बनती बिगड़ती सीमाओं का नाम है। और इसी से जुड़ा है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पेरेनियलिज्म। हाँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच एथनिसिटी को एक बहुमुखी टूल मानता है। ये न सिर्फ अलग अलग जातीय समूहों और सीमाओं को पहचानने में मदद करता है, बल्कि इसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक मैकेनिज्म भी समझता है। अच्छा, स्ट्रैटिफिकेशन का मैकेनिज्म मतलब ऊंच नीच बनाने का तरीका। एग्जैक्टली। ये मानता है कि एथनिसिटी व्यक्तियों की हायरार्किकल अरेंजमेंट, मतलब कौन ऊपर कौन नीचे, इसका आधार बनती है। इसी पर सोशियोलॉजिस्ट डोनाल्ड नोएल ने एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन की उत्पत्ति पर एक थियरी दी है। अच्छा, क्या थियरी है वो? नोएल कहते हैं कि ये स्ट्रैटिफिकेशन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ स्थिर समूह सदस्यता, जैसे रेस, धर्म या राष्ट्रीयता का इस्तेमाल सामाजिक पद तय करने के लिए मुख्य मानदंड के रूप में किया जाता है। और ये व्यवस्था बनती कब है? नोएल के अनुसार ये तभी उभरती है जब विशिष्ट जातीय समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और सिर्फ तभी जब उन समूहों में तीन चीजें उच्च स्तर पर मौजूद हों। तीन चीजें कौन से? पहली, एथनोसेंट्रिज्म, मतलब दुनिया को सिर्फ अपनी संस्कृति के चश्मे से देखना और बाकी सभी समूहों को कम आंकना, अपने को श्रेष्ठ समझना। बिल्कुल। दूसरी, कंपटीशन, यानी विभिन्न जाति समूहों को किसी कॉमन लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, चाहे वो पावर हो, प्रभाव हो, या पैसा या जमीन जैसा कोई भौतिक हित। और तीसरी? तीसरी है डिफरेंशियल पावर, यानी जातीय समूहों के बीच शक्ति की असमानता, मतलब एक समूह इतना ताकतवर हो कि दूसरे पर अपनी मर्जी थोप सके। तो जब एथनोसेंट्रिज्म, कंपटीशन और डिफरेंशियल पावर, ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन बनता है। हाँ, कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे लॉरेंस बोबो और विंसेंट हचिंग्स कहते हैं कि इसकी जड़ें जातीय पूर्वाग्रह, मतलब एथनिक बायस में हैं, और ये कंपटीशन अक्सर स्वार्थ और दुश्मनी से बढ़ता है, और नतीजा होता है स्ट्रैटिफिकेशन और संघर्ष। समझ गया, ये तो काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है। प्राइमोर्डियलिज्म और पेरेनियलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म के अलावा और कौन सा अप्रोच है? एक और बड़ा नजरिया है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये प्राइमोर्डियलिस्ट और पेरेनियलिस्ट दोनों विचारों को मूल रूप से गलत मानता है। ये कहता है कि एथनिसिटी कोई बुनियादी मानवीय स्थिति नहीं है। तो फिर क्या है? ये मानता है कि जातीय समूह सिर्फ और सिर्फ मानव सामाजिक संपर्क के उत्पाद हैं, सोशल प्रोडक्ट्स। उन्हें तभी तक बनाए रखा जाता है जब तक उन्हें समाज में वैध सामाजिक निर्माण, मतलब लेजिटिमेट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स के रूप में बनाए रखा जाता है। मतलब ये समाज की बनाई हुई चीज है और जब तक समाज मानेगा तब तक रहेगी। बिल्कुल। इसी में एक धारा है मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। ये एथनिसिटी के उभार को आधुनिक काल में शुरू हुए नेशन स्टेट्स के बनने से जोड़ता है। अच्छा, जैसे एरिक हॉब्सबॉम? हाँ, हॉब्सबॉम जैसे विचारक तर्क देते हैं कि एथनिसिटी और जातीय गौरव की धारणाएं, जैसे राष्ट्रवाद, ये पूरी तरह से आधुनिक आविष्कार हैं, मॉडर्न इन्वेंशंस हैं। ये विश्व इतिहास के आधुनिक काल में ही दिखाई देते हैं।
उनका मानना है कि इससे पहले ऐसा नहीं था। हाँ, उनका मानना है कि इससे पहले बड़े समाजों को बनाने में जातीय एकरूपता को एक जरूरी चीज नहीं माना जाता था। तो ये मुख्य नजरिए हो गए, प्राइमोर्डियलिज्म, पेरिनियलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। हर एक का अपना अलग एंगल है एथनिसिटी को समझने का। हाँ, और ये दिखाता है कि जातीय पहचान कितनी परतदार और कॉम्प्लेक्स चीज है। कहीं गहरी जड़ें बताई जाती हैं, कहीं समाज की बनाई हुई कहानी, और कहीं सत्ता और संसाधनों का खेल। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुई एथनिसिटी और उससे जुड़े विभिन्न सिद्धांतों की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम जातीयता मतलब एथनिसिटी और नस्ल यानी रेस, इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये कि ये दोनों शब्द अलग कैसे हैं, मतलब रेस और एथनिसिटी में फर्क क्या है? हाँ, देखिए, अगर बहुत मोटे तौर पर समझें तो नस्ल या रेस ज्यादातर फिजिकल मतलब जैविक विशेषताओं पर आधारित मानी जाती है, जैसे कि शरीर की बनावट या स्किन कलर, है ना? हाँ बिल्कुल, फिजिकल अपीयरेंस। जबकि जातीयता या एथनिसिटी में कल्चरल चीजें ज्यादा हावी होती हैं। कल्चरल मतलब भाषा, धर्म, रीति रिवाज, शायद खान पान भी एक तरह का साझा कल्चर, हेरिटेज। अच्छा। और हाँ, एक और बात, जो जातीय समूह के सदस्य होते हैं वो आमतौर पर जानते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं। एक अपनेपन का एहसास होता है, कलेक्टिव बिलोंगिंग जिसे कहते हैं। हाँ, और बाहर वाले लोग भी उस समूह की एक अलग पहचान, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस को पहचानते हैं। अच्छा, तो आपने कहा मानी जाती है, इसका मतलब ये हमेशा से अलग नहीं माने जाते थे? नहीं, काफी बाद में ये डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ। मैक्स वेबर से पहले मतलब करीब 1900 के आसपास तक रेस और एथनिसिटी को अक्सर मिला दिया जाता था। ओह, कैसे? तब एक तरह की एसेंशियलिस्ट सोच थी कि लोगों के बीच जो सांस्कृतिक अंतर हैं वो उनकी पैदाइशी मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स का नतीजा है। मतलब खून में ही है कल्चर? हाँ, कुछ ऐसी ही धारणा थी। उस वक्त तो फ्रेनोलॉजी जैसे सूडो साइंस भी पॉपुलर थे। अरे हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो खोपड़ी का साइज नापकर? बिल्कुल, खोपड़ी का आकार देखकर लोगों के व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनके लक्षणों का अंदाजा लगाने का दावा करते थे। बाप रे, मतलब सिर का साइज देखकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कमाल है। तो वेबर ने क्या बदला फिर? वेबर का बड़ा योगदान था इसमें। उन्होंने इथनिसिटी को एक सामाजिक निर्माण, एक सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पर पेश किया। सोशल कंस्ट्रक्ट यानी ये समाज ने बनाया है, समय के साथ बना है। ये कोई फिक्स्ड बायोलॉजिकल चीज नहीं है। इससे रेस और एथनिसिटी को अलग अलग समझने में मदद मिली। लेकिन वो जो रेस को बायोलॉजी से जोड़ने वाला आइडिया था वो तो फिर भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, वो सामाजिक विश्वास काफी मजबूत था, और सच कहूं तो आज भी कहीं ना कहीं है। आसानी से नहीं जाता ये। सही बात है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1950 का यूनेस्को का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है, द रेस क्वेश्चन। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें दुनिया भर के बड़े विद्वान थे, जैसे एशले मॉन्टेगू, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। उन्होंने मिलकर कहा कि देखो भाई, राष्ट्रीय, धार्मिक, भौगोलिक, भाषाई या सांस्कृतिक समूह जरूरी नहीं कि नस्ली समूह हों। मतलब एक देश या धर्म के लोग एक रेस के हों ये जरूरी नहीं। हाँ, और ये भी कि जो कल्चरल लक्षण है उनका नस्लीय लक्षणों से कोई साबित हो चुका जेनेटिक कनेक्शन नहीं है। ओके। उन्होंने तो ये भी सुझाव दिया कि आम बोलचाल में रेस शब्द का इस्तेमाल बंद करके जातीय समूह या एथनिक ग्रुप्स कहना बेहतर होगा। ये तो काफी बड़ा स्टेटमेंट था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और एंगल जोड़ा जाता है, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। जी, उसका क्या रोल है? हाँ, ये भी एक जरूरी पर्सपेक्टिव है। 1982 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, डेविड क्रेग ग्रिफिथ। ओके। उन्होंने तर्क दिया कि ये जो नस्लीय और जातीय श्रेणियां हैं, ये कैटेगरीज, ये असल में सिंबॉलिक मार्कर्स हैं। ये दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे शामिल किया गया है, किस पायदान पर रखा गया है। मतलब इकोनॉमी के हिसाब से ग्रुपिंग। एक तरह से ये भेद अक्सर मजदूर वर्ग मतलब वर्किंग क्लासेस को बांटने का काम करते हैं। कुछ खास कलंकित आबादी मतलब स्टिग्मेटाइज पॉपुलेशंस को लेबर मार्केट में नीचे धकेल दिया जाता है, और इससे ऊपर वालों को फायदा होता है। हाँ, ऊपर वालों को नीचे से आने वाले कंपटीशन से सुरक्षा मिलती है। ग्रिफिथ का कहना था कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म ने शायद ये भेद बनाए नहीं, लेकिन जिस तरह से कैपिटलिज्म काम के लिए लोगों को जमा करता है, मतलब जो लेबर मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है, वही इन भेदों को उनका असली असर, उनका इफेक्टिव वैल्यू देता है। दिलचस्प। और एरिक वुल्फ ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी शायद। हाँ, वुल्फ का भी एंगल मिलता जुलता है। उनके अनुसार
नस्लों का कॉन्सेप्ट तब ज्यादा मजबूत हुआ जब यूरोप का व्यापारिक विस्तार हुआ, यूरोपियन मर्केंटाइल एक्सपेंशन के दौरान। और जातीय समूह? और जातीय समूहों का कॉन्सेप्ट पूंजीवादी विस्तार यानी कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन के दौरान ज्यादा उभा। अक्सर जातीयता में क्या होता है? साझा संस्कृति, भाषा, व्यवहार, धार्मिक लक्षण, ये सब शामिल होते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई खुद को यहूदी ज्यूइश कहता है या अरब कहता है, तो ये शब्द सुनते ही तुरंत एक खास कल्चर, एक धर्म, भाषा और कुछ हद तक फिजिकल फीचर्स का भी ख्याल मन में आता है ना। हाँ, सही है, एक पूरा पैकेज जैसा। बिल्कुल। अब कुछ खास इलाकों, स्पेसिफिक रीजन्स के उदाहरण देखें। अमेरिका से शुरू करें, वहाँ काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ये मामला। हाँ, अमेरिका में एथनिक शब्द का अर्थ थोड़ा अलग है, या कहीं कि ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि वहाँ नस्लीय भेद, रेशियल डिस्टिंक्शंस का ऐतिहासिक और आज भी बहुत ज्यादा महत्व है। वहाँ क्या हुआ है कि अफ्रीका, एशिया, प्रशांत द्वीप समूह, लैटिन अमेरिका और जो मूल अमेरिकन है, इंडिजिनस अमेरिकन, उनके अलग अलग जातीय, राष्ट्रीय या भाषाई समूहों को अक्सर बड़ी नस्लीय अल्पसंख्यक श्रेणियों में डाल दिया गया है। जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन, लैटिनो, नेटिव अमेरिकन, ये सब। हाँ, इन्हीं बड़ी श्रेणियों में। तो एक व्यक्ति की जातीय पहचान जैसे कोई चीनी मूल का है और उसकी नस्लीय पहचान जैसे एशियन अमेरिकन, ये दोनों साथ साथ हो सकती हैं। मतलब कोई कह सकता है मैं चाइनीज अमेरिकन हूँ और एशियन भी। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका का इतिहास एक बसावटकर्ता समाज, सेटलर सोसाइटी, एक विजेता समाज, कॉन्करर सोसाइटी और एक दास समाज, स्लेव सोसाइटी का रहा है। हाँ, ये तो है। और इस इतिहास ने नस्लीय समूहों को कानून में और सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से बहुत गहराई से अंकित कर दिया है। इसीलिए वहाँ नस्ल इतनी फंडामेंटल पहचान है। हाँ, इसीलिए अमेरिका में नस्ल एक मौलिक सामाजिक पहचान, एक फंडामेंटल सोशल आइडेंटिफिकेशन रोल निभाती है, जो शायद बहुत सी दूसरी जगहों से ज्यादा मजबूत है। अमेरिका में एक एथनिसिटी थ्योरी भी काफी चर्चा में रही है। वो क्या है? हाँ, ये थियरी असल में नस्ल के जो पुराने बायोलॉजिकल विचार थे उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी थी। अच्छा। लेकिन 1960 के दशक में जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, तो एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स ने इस थियरी का इस्तेमाल उन मांगों और राजनीतिक पहचानों से निपटने के लिए किया जो इन आंदोलनों से उभर रही थी। मतलब कैसे इस्तेमाल किया? इस थ्योरी पर आरोप है कि ये अमेरिका के सामाजिक ताने बाने, राजनीति और संस्कृति में नस्ल के मौलिक महत्व को कम आंकती है। ये पहचान को एक व्यक्तिवादी, मतलब इंडिविजुअलिस्ट, और कुछ हद तक स्वैच्छिक, क्वाजी वॉलंटरिस्ट चीज के रूप में देखती है। मतलब जैसे कोई अपनी मर्जी से चुन रहा हो अपनी पहचान? हाँ, कुछ वैसा ही। ओमी और विनांत ने अपनी किताब रेशियल फॉर्मेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स में इसी बात पर जोर दिया है कि ये थ्योरी अमेरिका में नस्ल के असल मतलब और उसके भौतिक असर, मटेरियल सिग्निफिकेंस को समझने में नाकाम रहती है। और अमेरिका में शब्दों का इस्तेमाल भी तो बदलता रहा है, जैसे ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन को लेकर। हाँ, बिल्कुल। 1980s के दशक के अंत में ये बहस तेज हुई और अफ्रीकन अमेरिकन को ज्यादा उपयुक्त माना जाने लगा। क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? इसका एक मकसद तो अमेरिका की नस्लीय असमानताओं के इतिहास से थोड़ा दूर हटना था, एक ज्यादा कल्चरल पहचान देना था। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कई बार ये काफी हद तक पुराने शब्दों ब्लैक, कलर्ड, नीग्रो का बस एक रिप्लेसमेंट बनकर रह गया। मतलब किसी भी गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा, चाहे उनका मूल अफ्रीका से हो या ना हो। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया, चाहे उनकी भौगोलिक उत्पत्ति कहीं की भी हो। इसी तरह का कंफ्यूजन व्हाइट शब्द को लेकर भी है। अच्छा, वो कैसे? आमतौर पर यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पूर्वज यूरोप से हैं, लेकिन इसमें मध्य पूर्व के लोग भी शामिल कर लिए जाते हैं, और फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो यूरोपीय उपनिवेशित देश हैं, वहां के यूरोपियन मूल के लोग भी। अमेरिकी सेंसस के हिसाब से ये सब व्हाइट नस्लीय समूह का हिस्सा है। ओह, और फिर इसमें भी सब डिविजन है। हाँ, इसे आगे हिस्पैनिक और गैर हिस्पैनिक में बांटा गया है, तो ये काफी जटिल कैटेगराइजेशन है। बाकी अच्छा, यूरोप, रूस और चीन में क्या स्थिति है? यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप में तो जातीय समूहों की बहुत बड़ी संख्या है। एक स्टडी हुई थी पैन और फिलाल्फ की 2004 में। हाँ, उन्होंने यूरोप के 87 अलग अलग लोगों, पीपल्स की गिनती की थी। सोचिए, 87, बाप रे। हाँ, इनमें से 33 ऐसे हैं जो कम से कम एक संप्रभु राज्य, एक सॉवरेन स्टेट में बहुसंख्यक आबादी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बनाते हैं। और बाकी के जो 54 हैं वो हर राज्य में जातीय अल्पसंख्यक, एथनिक माइनॉरिटीज हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूरोप की कुल लगभग 770 मिलियन आबादी का 14% राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं।
अच्छा खासा नंबर है ये तो। और रूस में? रूस में लगभग 80% आबादी जातीय रूसी एथनिक रशियन है, जो बहुमत में है, लेकिन उनके अलावा भी कई मान्यता प्राप्त जातीय समूह हैं। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? तातार हैं, करीब 3.8%, और कई छोटे छोटे समूह रूस के साइबेरियाई हिस्से में पाए जाते हैं। अब चीन की बात करें तो वहां भी काफी विविधता है शायद। हाँ, चीन आधिकारिक तौर पर 56 जातीय समूहों को मान्यता देता है। 56? जी। इनमें सबसे बड़ा समूह हान चीनी है, जो मेजॉरिटी में है। कई जातीय अल्पसंख्यक समूह आज भी अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन क्या उन पर बाहरी असर नहीं हो रहा? हो रहा है। कई पश्चिमीकृत वेस्टर्नाइज भी हो रहे हैं। हान चीन के ज्यादातर क्षेत्रों में जनसांख्यिकी रूप से, मतलब डेमोग्राफिकली, और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली हावी हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां हान अल्पसंख्यक हैं। हाँ, जैसे तिब्बत और शिंजियांग, जिसे कुछ लोग पूर्वी तुर्किस्तान भी कहते हैं। इन प्रांतों में हान अल्पसंख्यक हैं। एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि चीन की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, हाँ, एक बच्चा नीति, वो सिर्फ हान पर लागू होती थी। हाँ, ये बात सही है। वो नीति केवल हान चीनी पर लागू होती थी, जातीय अल्पसंख्यकों पर नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार भी इन समूहों को अलग मानती थी और शायद उनकी संख्या कम ना हो, इसका भी ध्यान रखती थी। ये तो बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं इस विषय के। बिल्कुल, ये काफी जटिल और बहुस्तरीय मुद्दा है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरे विचारों पर गौर करते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। रेस एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये रेस शब्द सुनते तो बहुत हैं, पर इसके मायने क्या वाकई उतने सीधे हैं? अक्सर मैंने देखा है लोग इसे नेशनैलिटी या भाषा से जोड़ देते हैं। जैसे कोई कहता है फ्रेंच रेस या एरियन रेस। बिल्कुल, और वो कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। जबकि जैसे आपने कहा एरियन, वो तो असल में कल्चरल या लिंग्विस्टिक टर्म ज्यादा है। हाँ, और कभी कभी तो इसे एक ऐसे ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिनका आप कह सकते हैं एक लंबा साझा इतिहास रहा हो, एक ही जगह रहे हों, भाषा, धर्म सब कॉमन हो। जैसे पुराने ग्रीक्स या जूस के लिए भी ये टर्म यूज हुआ है। तो हाँ, यूजेजेस में काफी कंफ्यूजन तो है। लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसका जो सबसे साइंटिफिक साउंडिंग मतलब है वो तो फिजियोलॉजिकल है, यानी शारीरिक बनावट से जुड़ा हुआ। वो क्या है एग्जैक्टली? हाँ, देखिए, साइंटिफिक नजरिए से अगर देखें तो रेस का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जिनमें कुछ खास दिखने वाली फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हों। ट्रेट्स मतलब हाँ, लक्षण। हाँ, लक्षण जो बायोलॉजिकली इनहेरिट होते हैं, जैसे स्किन कलर हो गया, सिर का आकार मतलब हेड शेप, कद या स्टैचर, आंखों का रंग, होठों का आकार, लिप फॉर्म, बालों का प्रकार मतलब सीधे हैं, घुंघराले हैं वगैरह। ओके। तो इन्हीं ट्रेट्स के आधार पर रेस क्लासिफिकेशन की कोशिशें भी हुई हैं। पहले डेनेकर, हक्सले, हैडन जैसे लोगों के क्लासिफिकेशन पॉपुलर थे, पर अब जाहिर है नई रिसर्च आ रही है तो दूसरे क्लासिफिकेशंस भी हैं। ब्लड टाइप्स पर भी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पर उसमें दिक्कत यह है कि लगभग हर ग्रुप में सारे ब्लड टाइप्स मिल जाते हैं, और दूसरा ये कि वो आसानी से दिखते नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं है वो क्लासिफिकेशन। तो फिर ये जो एक आइडिया आता है प्योर रेसेस का, कि कभी एकदम शुद्ध नस्लें थीं जिनसे आज की मिक्स्ड रेसेस बनी, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है या ये भी एक मिथ है? देखिए, जहां तक साइंटिफिक डेटा की बात है वो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल नहीं। हाँ, डन और डॉब्जांस्की जैसे बड़े रिसर्चर्स हैं, वो साफ कहते हैं कि रेस मिक्सचर तो मतलब पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में चलता रहा है। फॉसिल रिमेन्स जो मिलते हैं वो भी यही दिखाते हैं कि प्री हिस्ट्री में भी अलग अलग स्टॉक्स की मिक्सिंग होती थी। उनका कहना है कि मैनकाइंड हमेशा से और आज भी एक तरह से मोंग्रल लॉट है, मतलब सब मिले जुले ही हैं। तो ये प्योर रेस की जो कल्पना है उसका साइंटिफिक एविडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट बात करते थे आइडियल टाइप्स की, हाँ, उन्होंने क्या किया कि मौजूदा फीचर्स को चुनकर कुछ आइडियल टाइप्स बना दिए, पर वो सिर्फ इमेजिनरी प्रोटोटाइप्स थे। असलियत में वैसे लोग शायद कभी पाए ही नहीं गए। अच्छा, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर साइंटिफिकली हम रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर प्योर कुछ नहीं है, मिक्सिंग हमेशा से होती आई है, तो फिर बचा क्या? पहली बात, इंसानों में असली फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जिनसे वे एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ये तो फैक्ट है। हाँ, वो तो दिखता ही है। दूसरी बात, कुछ ट्रेट्स कुछ ग्रुप्स में ज्यादा कॉमन होती हैं, खासकर प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये चीज ज्यादा दिखती थी शायद।
तीसरी, ये ट्रेट्स बायोलॉजिकली इनहेरिट होती हैं, ये भी पक्का है। ठीक। और चौथी, इन ट्रेट्स वाले ग्रुप्स को हम रेस कहते हैं। जैसे हम सुनते हैं मंगोलिक, नीग्रोइड, कॉकेशियन, जिसमें फिर नॉर्डिक, एल्पाइन, मेडिटेरेनियन सब डिविजन्स हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। यस, ये इतना सीधा नहीं लग रहा। बिल्कुल, पेच है, और वो पेच समझना बहुत जरूरी है। पेच ये है कि रेस असल में एक एब्स्ट्रैक्ट, कन्वेंशनल और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, स्टैटिस्टिकल कैसे? स्टैटिस्टिकल ऐसे कि ये सिर्फ ट्रेट्स की फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। मतलब कौन सा लक्षण किस ग्रुप में कितना ज्यादा या कम पाया जाता है। ग्रुप्स के बीच में जबरदस्त ओवरलैपिंग है, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। अच्छा। और एक ही ग्रुप के मेंबर्स में भी बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए जापानीज और चाइनीज की एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल जापानीज होंगे जिनकी कैपेसिटी चाइनीज एवरेज से ज्यादा होगी, और बहुत सारे चाइनीज होंगे जिनकी कैपेसिटी जापानीज एवरेज से कम होगी। तो ये बस एवरेजेस का खेल है, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है ये। ओके ओके, ये समझना जरूरी है। तो फिर अगर रेस साइंटिफिकली देखा जाए तो इतना फजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ शारीरिक लक्षणों की फ्रीक्वेंसी की बात है जैसा आप कह रही हैं, तो फिर ये समाज में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? यह हायरार्की, भेदभाव, झगड़े, ये सब कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। असली मुद्दा तब बनता है जब ये एक वाइड स्प्रेड ओपिनियन बन जाता है कि रेस का संबंध सिर्फ दिखने से नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस, कल्चर और दूसरी जो क्वालिटीज या एबिलिटीज है उनसे भी है। जो है वो इनहेरेंटली सुपीरियर है और कुछ इन्फीरियर है। और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ वो खतरनाक आइडिया कि इन तथाकथित सुपीरियर और इन्फीरियर रेस के बीच यूनियन नहीं होना चाहिए, मतलब मिसजिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी अलग माने जाने वाली नस्लों के बीच शादी ब्याह या बच्चे पैदा करना, क्योंकि इससे जो सुपीरियर रेस है उसका स्तर गिर जाएगा। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा लोडेड और डेंजरस सोच है। बिल्कुल, जैसे एक राइटर थे मैडिसन ग्रांट, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था कि इंसान की डेस्टिनी, उसकी किस्मत, भाषा या नेशनैलिटी से कई ज्यादा रेस ने तय की है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनके लिए रेस का मतलब था हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब था सारे मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की नींव है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। फिजिकल ट्रेट्स को सीधे कल्चर, मोरालिटी, इंटेलिजेंस सबसे जोड़ दिया। और ये विचार सिर्फ ग्रांट तक ही सीमित नहीं थे, और भी लोग थे जो ऐसी बातें मानते थे। हाँ, बिल्कुल। कई ऐसे रेशलिस्ट ऑथर्स थे जैसे काउंट कॉबिनो, एच.एस. चेम्बरलिन, मैडिसन ग्रांट तो थे। खासकर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के दौर में ये विचार खूब फैले। इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। कुछ हद तक ल्यूसियन लेवी ब्रूल जैसे थिंकर ने भी, जो वैसे काफी सम्मानित थे, उन्होंने भी शुरू में प्रिमिटिव लोगों की मेंटालिटी को प्री लॉजिकल कहकर सिविलाइज लोगों से अलग बताया था। प्री लॉजिकल? हाँ, मतलब तर्क से पहले की सोच। हालांकि बाद में उन्होंने खुद माना कि शायद उन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर दे दिया था इस बात पर वो फिर भी मानते थे कि अंतर सिर्फ डिग्री का है, काइंड का नहीं। हाल ही में हांस केल्सन ने भी इसी तरह की बात कही कि प्रिमिटिव लोगों में कॉजल थिंकिंग यानी कारण कार्य संबंध समझने की क्षमता नहीं होती। अच्छा। उनकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कमजोर होती है, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में डूबे रहते हैं, टाइम जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाते, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी का आइडिया उनमें नहीं होता। ये सब बातें कही गई। Here's where it gets really interesting. मतलब ये सारी बातें सुनकर तो कुछ बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़े होते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे कि पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या इंसान और जानवरों के बीच का जो फर्क है वो सिर्फ डिग्री का है या काइंड का? मतलब क्या हम बस ज्यादा डेवलप जानवर हैं या वाकई कुछ अलग है? हाँ, ये तो फिलोसॉफिकल सवाल भी हैं। बिल्कुल। दूसरा, इंसानों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच जो फर्क दिखते हैं, क्या वो फंडामेंटल यानी काइंड के हैं या सिर्फ डिग्री के हैं? मतलब क्या जापानीज और चाइनीज या नॉर्डिक और मेडिटेरेनियन के बीच का फर्क वैसा ही है जैसा इंसान और चिंपैंजी के बीच है, या सिर्फ डिग्री का फर्क है? और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल सोशल लिहाज से, कि अगर फर्क सिर्फ डिग्री के ही है जैसा कि साइंस बताती है, तो फिर सोशल लाइफ में उनका क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए? क्या इन थोड़े बहुत फिजिकल या मेंटल एवरेज डिफरेंसेस के आधार पर समाज में ऊंच नीच, हायरार्की बनाना जायज है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बहुत गहरे सवाल है ये। चलिए इन सवालों पर सोचते हुए अब आगे बढ़ते। ओके, तो अब बात करते हैं मनुष्य और पशु के बीच के अंतर की।
मतलब ये देखते हैं कि हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से क्या चीज इंसान को जानवर से अलग बनाती है, और क्या सभी इंसान असल में एक ही हैं? हाँ, देखिए ये बड़ा सवाल है। और सोर्सेस कहते हैं कि सिर्फ शरीर की बनावट, मतलब फिजियोलॉजिकल क्राइटेरियन, वो काफी नहीं है अंतर बताने के लिए। अच्छा, तो फिर असली फर्क कहाँ है? असली फर्क आता है लैंग्वेज और कल्चर से, जैसे कि कला, सोचने के तरीके, मतलब सिस्टम्स ऑफ थॉट, धर्म, नैतिकता, मोरालिटी, ये सब चीजें। और ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। हमारे सोर्सेस का मेन पॉइंट यही है कि ये इंटेलिजेंस, ये खास किस्म की बुद्धि सिर्फ इंसानों में है। और इसी की वजह से भाषा और संस्कृति मुमकिन हो पाती है। और ये सिर्फ मात्रा का, मतलब डिग्री का नहीं, बल्कि किस्म का, काइंड का फर्क है। ये इंटेलिजेंस वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? मतलब इसे सोर्स मटेरियल में कैसे डिफाइन किया गया है? जैसे जानवर भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कभी कभी। हाँ, करते हैं, पर यहाँ इंटेलिजेंस को सिर्फ दिमागी तेजी या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं माना गया है। ये वो शक्ति है, वो क्षमता जिससे इंसान अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को जान सकता है, समझ सकता है। ओके। चीजों के बीच लॉजिकल रिलेशंस देख सकता है, तार्किक संबंध, और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स बना सकता है, अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट्स जैसे देखिए, नदी बह रही है, जानवर ने देखा, पानी पी लिया। हाँ। इंसान ने भी देखा, पानी पी लिया। हाँ। पर ये समझना कि सारी नदियां एक जैसी होती हैं, उन्हें एक कॉन्सेप्ट में बांधना, ये समझना कि नदियां नेविगेशन के लिए रास्ते हो सकती हैं, या पानी के और कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, पानी किन एलिमेंट से बना है, ये सब इंटेलिजेंस का प्रमाण है। अच्छा, मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं, एसोसिएशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एसोसिएटिंग नहीं है, बल्कि चीजों को मिलाकर एक नया मेंटल सिंथेसिस बनाना है, एक नई मानसिक समझ पैदा करना है, और इसी से फिर संस्कृति पनपती है, भाषा बनती है। लेकिन फिर डार्विन का क्या? उन्होंने तो कहा था कि इंसान और जो हायर मैमल्स हैं, उनकी दिमागी क्षमताओं में बस डिग्री का फर्क है, काइंड का नहीं। हाँ, ये बात आती है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी तो हुए थे, वो घोड़ों पर, क्लेबरहॉर्न्स, एल्बोफेल्ड हॉर्सेस, और चिंपांजी पर भी, कॉलर्स एब्स वाले, वो तो इंटेलिजेंट लगते थे। जी, उन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है सोर्सेज में, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी, उनका फ्लॉ ये बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ बाहरी प्रदर्शन, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस को ही असली दिमागी प्रक्रिया, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन समझ लिया। अच्छा, मतलब बाहर से जैसा दिखा वैसा ही मान लिया। हाँ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनाना या चिड़िया का घोंसला, बाहर से देखो तो बहुत इंटेलिजेंट लगता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, लगता तो है। पर वो काम क्वाजी मैकेनिकल होता है, एक तरह से स्टेरियोटाइप्ड, मतलब एक ही ढर्रे पर चलता है। इंसान शायद उतना परफेक्ट घोंसला ना बना पाए। हाँ, शायद नहीं। पर वो सोच समझ कर करेगा, एंटिसिपेशन और थॉट के साथ। आर विल्सन जैसे विचारकों ने यही कहा कि डार्विन के फॉलोअर्स इंसान की उस टोटल या सेंट्रल यूनिफाइंग मेंटल फैकल्टी को भूल जाते हैं। सेंट्रल यूनिफाइंग मेंटल फैकल्टी? हाँ, वो क्षमता जो जानवरों से फंडामेंटली सुपीरियर है, मतलब मौलिक रूप से बेहतर है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या? यही कि जानवरों ने आज तक कभी भी असली भाषा या कल्चर या साइंस जैसा कुछ भी अपने आप विकसित नहीं किया। तो भाषा, लैंग्वेज ही वो दीवार है, वो लक्ष्मण रेखा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लैंग्वेज इज द रूबिकॉन। जानवर इसे पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है जो इसके लिए चाहिए। जैसा डॉक्टर टी कैट्स ने कहा, सिर्फ इंसान के पास सिंबॉलिक थॉट है, प्रतीकों में सोचने की क्षमता। जानवर सोशल इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, पर वो बस कॉन्क्रीट सिचुएशंस तक ही सीमित है, मतलब उसी खास स्थिति तक। अच्छा। इसीलिए जानवर हजारों सालों से जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कोई कल्चर नहीं पनपा। इसीलिए कहा जाता है कि चिंपांजी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू से। मतलब इंटेलिजेंस की कमी। हाँ, इंटेलिजेंस की कमी। अच्छा, तो ये तो हुआ इंसान और जानवर का फर्क। अब दूसरा सवाल उठता है, अगर इंसान और जानवरों में काइंड का फर्क है, तो फिर इंसानों के अंदर जो अलग अलग समूह दिखते हैं, टाइप्स ऑफ मेन, उनके बीच जो अंतर है वो कैसे हैं? क्या वो भी काइंड के हैं या सिर्फ डिग्री के? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि अगर हम मान लें कि इंसानों में भी अलग अलग समूहों में सिर्फ डिग्री का फर्क है, तब तो कोई ताकतवर समूह किसी कमजोर समूह को जानवर जैसे समझ सकता है, उन्हें इस्तेमाल करने को सही ठहरा सकता है। बिल्कुल।
और सोर्स मटेरियल कहता है कि ये सोच बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। मॉडर्न भावनाएं, आज की सोच इसके सख्त खिलाफ है। सही बात है। हम किसी मंद बुद्धि व्यक्ति, इडियट या बच्चे को भी एक साधन, एक टूल या गुलाम की तरह इस्तेमाल करना कितना गलत मानते हैं, भले ही उनका दिमाग कम विकसित हो। हाँ बिल्कुल। तो सच्चाई ये है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि जिन्हें प्रिमिटिव या पिछड़ा कहा गया है और जिन्हें मॉडर्न या विकसित माना जाता है, उनके बीच के अंतरों को बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अच्छा। हाँ, ये अंतर ज्यादातर कल्चरल फैक्टर्स और सोशल ट्रेडिशन की वजह से हैं, सामाजिक माहौल और परंपरा। ये जन्मजात, इनबॉर्न या रेशियल नहीं है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं क्या, जैसे भारत से जुड़े हुए? हाँ, दिए हैं। जैसे आर.ए. विल्सन का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचिए कि अगर एक फ्यूजियन बच्चा, जिन्हें बहुत पिछड़ा माना जाता था, उसे बचपन से कनाडा के किसी पढ़े लिखे घर में पाला जाए। ठीक है। तो 20 साल में वो भाषा सीखकर, इतिहास, भूगोल, विज्ञान पढ़कर किसी भी आम कैनेडियन लड़के जैसा ही होगा। लेकिन अगर उसी माहौल में एक चिंपांजी के बच्चे को 20 साल रखें, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। भाषा का अवरोध है, बैरियर ऑफ लैंग्वेज है। हाँ, वो तो है। और भारत के उदाहरण भी हैं, जैसे महाराष्ट्र की कातकरी जनजाति, जिन्हें पिछड़ा माना जाता था, उनके युवा आज प्लम्बिंग सीख रहे हैं, कुछ स्कूल मास्टर बन रहे हैं। वारली, ओरांव, मुंडा जैसी जनजातियों में से नेता, वकील, डॉक्टर तक निकले हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। और उन समूहों का क्या जिन्हें बहुत ही सरल, मतलब एकदम बेसिक जीवन जीने वाला माना जाता है, जैसे अंडमान द्वीप के लोग या अफ्रीकी पिग्मी? उनके बारे में भी इतिहासकार बताते हैं कि उनमें दयालुता, काइंडनेस, कुशलता, इंजेन्युइटी, कानून मानने का भाव, लॉ अबाइडिंगनेस और कलात्मकता, आर्टिस्टिक जीनियस, ये सब गुण पाए जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, उनकी जो आक्रामकता, अग्रेशंस कभी कभी दिखती है, उसके पीछे अक्सर ऐतिहासिक कारण होते हैं। उन पर हमले हुए हैं, उन्हें सताया गया है। ये बात भी है। तो सत्य, अच्छाई और सुंदरता, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, जो कि संस्कृति की जड़ें हैं, ये किसी खास समूह का नहीं बल्कि पूरी मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट है। लॉजिक की क्षमता, तर्क करने की क्षमता सब में है। सब में। हाँ, सब में। फर्क सिर्फ कल्चरल हेरिटेज का है, सांस्कृतिक विरासत का और स्पेशलाइजेशन का है कि किस समाज ने किस चीज पर ज्यादा जोर दिया। तो मतलब अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो सब इंसान एक ही हैं। हाँ बिल्कुल। यूनेस्को की एक एक्सपर्ट्स कमेटी ने 1950 में यही कहा था, मैनकाइंड इज वन, मानव जाति एक है। हम सब एक ही प्रजाति होमो सेपियंस के सदस्य हैं और संभवतः एक ही कॉमन स्टॉक से आए हैं, एक ही मूल स्रोत से। जो शारीरिक अंतर दिखते हैं हमें अलग अलग लोगों में, हाँ, वो क्यों है फिर? वो एवोल्यूशनरी फैक्टर्स की वजह से हैं, जैसे आइसोलेशन, मतलब अलग थलग पड़ जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी मिश्रण, और नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। ओके, ये सब बायोलॉजिकल कारण है। जी, और बायोलॉजिकली देखें तो और भी सबूत हैं, जैसे सभी ब्लड ग्रुप्स लगभग हर रेस में पाए जाते हैं। हर इंसान के जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग नस्ल के माने जाने वाले लोग आपस में सफलतापूर्वक बच्चे पैदा कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये सब क्या दिखाता है? यही कि विभिन्न जातियां या नस्लें, रेसेस या अलग अलग संस्कृतियां, ये सब एक ही मानव वृक्ष की, ह्यूमन ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं। एक ही पेड़ की शाखाएं। हाँ, जैसा ईगॉन वॉन एक्सटेड ने कहा, सब कुछ मानव के मोनोफाइलेटिक डिसेंट की ओर ही इशारा करता है, मतलब एक ही स्रोत से उत्पत्ति। काफी दिलचस्प बातें सामने आई इस विश्लेषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मानव समूहों के बीच मानसिक अंतरों की, मतलब मेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। और सवाल यही उठता है कि क्या कुछ मानव समूह, मतलब किन्हीं बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से मानसिक रूप से दूसरों से बेहतर या कमतर है? बिल्कुल, ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। जाहिर है, देखिए, अलग अलग समूहों में मेंटल डिफरेंसेस तो होते ही हैं। जैसे अगर हम सबका आईक्यू टेस्ट लें तो स्कोर्स में वेरिएशंस तो मिलेंगे ही, है ना? हाँ, वेरिएशंस तो होंगे, पर असली सवाल ये है कि क्या ये अंतर रेशियल है, मतलब जन्मजात, इनबॉर्न है, या फिर ये सिर्फ एनवायरनमेंट, हिस्ट्री या ट्रेडिशन का असर है, जो कि अस्थायी हो सकता है, बदल सकता है। सही कहा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मतलब क्या क्या देखा गया?
तो कई चीजें देखी गईं। सबसे पहले तो खोपड़ी की क्षमता यानी क्रीनियल कैपेसिटी पर गौर किया गया। अब आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। यूरोपियन पुरुषों की औसत क्षमता मिली करीब 1450 सीसी ओके, 1450 सीसी। और अंडमानी पुरुषों की सिर्फ 1281 सीसी। तो पहली नजर में क्या लगेगा कि शायद यूरोपियन बेहतर है, हाँ, लगता तो यही है। लेकिन फिर कहानी पलट जाती है। चीनी पुरुषों की औसत क्षमता मिली 1456 सीसी, जापानियों की 1486 सीसी। ओह, ये तो यूरोपियन से ज्यादा है। हाँ, और सुनिए, कुछ अफ्रीकी समूह जैसे काफिर की 1540 सीसी और अमाजोसा की तो 1570 सीसी निकली। ये सब यूरोपियन औसत से काफी ज्यादा है। 1570 सीसी, कमाल है। और इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड एस्किमो की 1452 सीसी और पिग्मी जनजातियों में तो 1600 सीसी तक मिली है। 1600 सीसी मतलब यूरोपियन औसत से लगभग 150 सीसी ज्यादा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि खोपड़ी के साइज का इंटेलिजेंस या किसी रेस की सुपीरियोरिटी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। कम से कम इन आंकड़ों से तो यही लगता है, कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। ये तो पूरी थ्योरी ही हिल गई। अच्छा, फिर ब्रेन वेट का क्या? दिमाग के वजन से शायद कुछ पता चला हो। वहां भी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। देखिए, यूरोपियन का औसत वजन लगभग 1361 ग्राम, ठीक है, अमेरिकी नीग्रो का 1316 ग्राम। यहाँ यूरोपियन थोड़ा आगे दिखे। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन फिर देखिए, जापानी का 1367 ग्राम और चीनी का 1428 ग्राम। और ये फिर यूरोपियन औसत से ज्यादा है। अरे, यहाँ भी चीनी आगे निकल गए। हाँ, और सबसे मजेदार बात, टियारा देल फुएगो के पिशेरा लोग थे। उस जमाने में कुछ लोग उन्हें लगभग आधा जानवर जैसा समझते थे। उनका ब्रेन वेट यूरोपियन के बराबर पाया गया। क्या बात है, मतलब वजन से भी कोई पैटर्न नहीं निकला। कोई साफ पैटर्न नहीं जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, ये नस्ल दिमागी तौर पर बेहतर है। तो ना साइज ना वजन, दिमाग की जो बारीक बनावट होती है, मतलब फाइनर ब्रेन स्ट्रक्चर, क्या उसमें कुछ फर्क दिखा? हाँ, उस पर की कुछ रिसर्च हुई, पर उसमें दिक्कतें थी। एक तो बहुत कम केसेस स्टडी किए गए थे, और दूसरी बात, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत अंतर इतने ज्यादा थे कि एक्सपोर्ट कोलब्रिज ने खुद ही मान लिया कि कोई खास तरह की ब्रेन वेरिएशन किसी एक रेस तक सीमित नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये शायद रेशियल ट्रेट है ही नहीं, मतलब ये नस्ल की विशेषता है ही नहीं। समझ गए। तो मतलब फिजिकल पैमानों से, चाहे वो साइज हो, वजन हो या अंदर की बनावट, ये साबित नहीं हो पाया कि कोई नस्ल दिमागी तौर पर बेहतर है। सही कहा। फिर आते हैं उन मशहूर इंटेलिजेंस टेस्ट्स पर, यानी आईक्यू टेस्ट्स, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिकी सेना ने इस्तेमाल किए थे, या फिर वो बिने और टर्मिन के टेस्ट्स। उनमें क्या निकला था? हाँ, उन टेस्ट के नतीजों ने तो उस समय काफी हंगामा मचाया था। अमेरिका में जब टेस्ट हुए तो पाया गया कि नीग्रो लोगों का औसत आईक्यू स्कोर गोरों से कम था, और यही हाल अमेरिकन इंडियंस और मैक्सिकन लोगों का भी था। फिर जब यूरोप से आए इमिग्रेंट्स के टेस्ट हुए, हाँ, उनका भी हुआ था। हाँ, तो उनमें नॉर्दर्न यूरोपियंस जैसे ब्रिटिश, जर्मन, डच, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, जबकि इटालियंस और पोलिश लोग पीछे रहे। अच्छा, तो इससे तो वो नॉर्डिक सुपीरियोरिटी वाली बात को बल मिला होगा। बिल्कुल, वो थियरी कि उत्तरी यूरोप की नॉर्डिक नस्ल सबसे बेहतर है, उसे मानने वालों को बड़ा मजबूत आर्गुमेंट मिल गया। उनको लगा, देखो, टेस्ट ने साबित कर दिया। लेकिन इन रिजल्ट्स पर सवाल नहीं उठे? क्या ये टेस्ट वाकई निष्पक्ष थे? मतलब एनवायरनमेंट का, माहौल का कोई असर नहीं था? बिल्कुल सवाल उठे, और बहुत गंभीर सवाल उठे। पहला तो यही कि क्या ये टेस्ट फेयर थे? माहौल का असर तो उनमें साफ साफ दिख रहा था। एक स्टडी में यह तक पाया गया कि अमेरिका के कुछ उत्तरी राज्यों के नीग्रो लोगों का आईक्यू स्कोर दक्षिणी राज्यों के कुछ गोरे लोगों से ज्यादा था। अरे, ये कैसे? अगर ये सिर्फ रेस की बात होती तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली। फिर ऑटो क्लाइनबर्ग ने यूरोप में स्कूली बच्चों पर टेस्ट किए। उन्होंने क्या देखा? शहर के बच्चे, चाहे वो पेरिस के हों, हैम्बर्ग के हों या रोम के, वो गांव के बच्चों से बेहतर स्कोर कर रहे थे, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों। हाँ, चाहे वो नॉर्डिक हों, अल्पाइन हों या मेडिटरेनियन। और सबसे ज्यादा स्कोर पता है किनका था? पेरिस के बच्चों का, किसी नॉर्डिक ग्रुप का नहीं। ओह, तो ये तो साफ तौर पर एनवायरनमेंट, मतलब शिक्षा, शहरी जीवन, इन चीजों का असर था। बिल्कुल, ये साफ तौर पर एनवायरनमेंट का असर था, नस्ल का नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब टेस्ट असल में नस्ल नहीं बल्कि माहौल नाप रहे थे ज्यादातर। सही बात है। और भी दिक्कतें थीं, जैसे लैंग्वेज हैंडीकैप्स, भाषा की बाधाएं, फिर एजुकेशन लेवल में फर्क, अलग अलग जो परंपराएं होती हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीजों को सही से अकाउंट फॉर करना टेस्ट में बहुत मुश्किल था। हाँ, ये बात तो है। और मजे की बात सुनिए,
एक रिसर्चर थे सीसी ब्रिगम, जिन्होंने पहले आर्मी टेस्ट के आधार पर नॉर्डिक सुपीरियोरिटी की बात की थी। उन्होंने खुद 1930 में पब्लिकली माना, अच्छा। उन्होंने खुद माना, हाँ। उन्होंने माना कि जो मौजूदा टेस्ट्स हैं उनसे अलग अलग नेशनल या रेशियल ग्रुप्स की तुलना करना संभव नहीं है, और उनकी खुद की जो पहली स्टडी थी वो भित्तिहीन थी, मतलब विदाउट फाउंडेशन थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि रिसर्चर ने खुद अपनी बात को गलत माना। हाँ, और जैसा कि एक और एक्सपर्ट हुटन ने कहा था, ऐसे फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट अभी तक बने ही नहीं हैं जो अलग अलग कल्चर और एनवायरनमेंट वाले लोगों पर सही तरीके से लागू किए जा सकें। तो मतलब आईक्यू टेस्ट भी ये साबित करने में फेल हो गए कि कोई नस्ल दिमागी तौर पे बेहतर है। अच्छा, एक और तर्क सुनने में आता है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास देखो, नॉर्डिक नस्ल ने ही तो सबसे ज्यादा योगदान दिया है सभ्यता बनाने में। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट भी अक्सर दिया जाता है, लेकिन अगर हम आर्नल्ड टॉइनबे की मशहूर स्टडी देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। टॉइनबे की स्टडी, उसमें क्या था? उनके विश्लेषण के अनुसार नॉर्डिक लोगों ने इतिहास के करीब 4-5 सभ्यताओं के विकास में योगदान दिया है, जबकि एल्पाइन नस्ल ने 7 में और मेडिटेरेनियन नस्लें तो 10 सभ्यताओं में योगदान दिया है। 10 मेडिटेरेनियन ने? हाँ, और भूरी नस्लों जैसे द्रविडियन, मलायन, उन्होंने 2 में, पीली नस्लें 3 में और अमेरिकन रेड इंडियंस ने 2 सभ्यताओं में योगदान दिया है, टॉइनबे के अनुसार। तो ये तो नॉर्डिक श्रेष्ठता वाली बात को खारिज करता है। हाँ, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि जिन समूहों का नाम टॉइनबे की लिस्ट में नहीं है वो सभ्यता बनाने में अक्षम है, बस उनकी परिभाषा में वो फिट नहीं हुए। और ये भी याद रखना चाहिए कि कई गोरी नस्लें भी हैं जिन्होंने टॉइनबे के पैमाने पर किसी सभ्यता में कोई खास योगदान नहीं दिया। बात तो सही है। तो इतने सारे एंगल से देखने के बाद आखिरकार निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? तो देखिए, बॉटम लाइन ये है कि हाँ, रेशियल ट्रेड्स मतलब नस्लीय लक्षणों और मेंटल हैबिट्स या कल्चर में फर्क तो होते हैं, ये हम देखते हैं, लेकिन ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ है कि ये दोनों चीजें इंट्रिंसिकली कोरिलेटेड हैं, मतलब अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। ओके। या कि कोई एक रेस नेचुरली, स्वाभाविक रूप से किसी दूसरी से बेहतर या कमतर है। जो बाहरी कारक हैं, खासकर ट्रेडिशन और एजुकेशन, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। मतलब माहौल और परवरिश। हाँ, बिल्कुल। थियोरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से ये हो सकता है कि कोई बायोलॉजिकल फीचर किसी समूह को थोड़ा मेंटली कमजोर बना दे, पर अभी तक ये सिर्फ एक कल्पना है, एक ख्याल है। न तो रेस की हमारी जो समझ है, न ही दुनिया भर में रेसेस का जो इतना ज्यादा मिक्सचर हुआ है हमेशा से। हाँ, वो तो है। और ना ही कोई रिलायबल टेस्ट या एक्सपेरिमेंट इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई नस्ल दिमागी तौर पर इनहेरेंटली सुपीरियर या इन्फीरियर है। समझ गए। और अगर चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लें कि कुछ मेंटल डिफरेंसेस जन्मजात होते भी हैं, तब भी क्या? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर मान भी लें तो भी 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, कोई भी इंसान किसी दूसरे की सेवा करने के लिए पैदा नहीं होता, ये धारणा गलत है। सही बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति दिमागी तौर पर ज्यादा तेज है, जरूरी नहीं कि वो मॉरली या सोशली बेहतर हो या समाज के लिए उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल हो। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग भी गलत काम करते हैं। बिल्कुल। दुनिया में ज्यादातर जो बुराइयां हुई हैं वो बुद्धिमान लेकिन क्रूर, बेरहम लोगों ने ही की हैं। वो जो पुरानी कहावत है ना, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है, वो हमेशा सच नहीं होती। बहुत गहरी बात है। और आखिर में, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या अनजान, स्वस्थ हो या विकलांग, गोरा हो या काला, हम सब एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। समाज में सबको लड़ने झगड़ने की बजाय शांति और कोऑपरेशन से, सहयोग से अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सबको मिलके ही रहना है। हाँ, चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नस्लीय पूर्वाग्रह यानी रेस प्रेजुडिस के कारणों और इसके निवारण पर हमारी चर्चा को संक्षेप में समझकर इसे समाप्त करते हैं। हमने जो सोर्सेज देखे उनसे एक बात तो मतलब साफ है कि ये शारीरिक विशेषताओं, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन के लिए रेस का कॉन्सेप्ट शायद ठीक हो, पर सोसाइटी को समझने के लिहाज से इसका वैल्यू कम है। हाँ, बहुत कम है। बल्कि यूनेस्को के साइंटिस्ट ने भी तो यही कहा था ना कि ये कॉन्सेप्ट असल में काफी हद तक खोखला है जब हम ह्यूमन नेचर और सोसाइटी की बात करते हैं। सही। और ये जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस, ये कोई मतलब पैदाइशी चीज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे तो अक्सर आप देखें बिना किसी भेदभाव के खेलते हैं। ये सोच तो बाद में आती है, मतलब जब बड़े सिखाते हैं, एक तरह की गलत एजुकेशन देते हैं कि देखो उस ग्रुप से दूर रहो, वो लोग अच्छे नहीं है। हाँ, तो ये पहली वजह हो गई, गलत सीख या कहें अपब्रिंगिंग। एग्जैक्टली। और फिर एक बड़ा कारण है
एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मतलब अपने ही ग्रुप को, अपने ही संस्कृति को जरूरत से ज्यादा सम्मान देना, उसे श्रेष्ठ समझना और दूसरों को उनके तौर तरीकों को नीचा देखना। ये जो हम वाली फीलिंग होती है ना, उसका एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप है। अच्छा, जिसे शायद चौविनिज्म भी कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, अपने कल्चर पे गर्व करना एक बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन जब ये गर्व ऐसा हो जाए कि आप दूसरों को बिल्कुल ही नकार दें, उन्हें कमतर समझने लगे और ये सोचने लगे कि सिर्फ हम ही सही हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, तब वो एथनोसेंट्रिज्म या चौविनिज्म बन जाता है। ये अपने आप में शायद रेस प्रेजुडिस ना हो, पर जब आप कल्चरल डिफरेंस को फिजिकल फीचर से जोड़ने लगते हैं और फिर किसी ग्रुप को नीचा मानने लगते हैं, तब ये खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आपने मेंशन किया था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदे। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी एक ग्रुप को जानबूझकर कमजोर दिखाना, दबाना, ताकि उनसे सस्ता लेबर मिल सके, या फिर अपनी पॉलिटिकल पावर बनाए रखने के लिए। इतिहास में तो भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। जैसे अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में हुआ था, या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के टाइम पे। सही कहा। जब एक सेक्शन को मतलब जानबूझकर पीछे रखा जाता है ताकि जो डोमिनेंट ग्रुप है उसे फायदा मिलता रहे। और एक और भयानक चीज है वो बलि का बकरा बनाना, स्केपगोटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जब कोई ग्रुप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और, अक्सर किसी माइनॉरिटी या वल्नरेबल नस्ली समूह पर फोड़ देता है। जैसे नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था। बिल्कुल। देश की सारी समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लोग अपनी पर्सनल फेलियर्स के लिए भी किसी ग्रुप को विलन बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही उस ग्रुप के बारे में नेगेटिव चीजें सिखाई गई होती हैं। और शायद सबसे आम, सबसे कॉमन वजह तो इग्नोरेंस है, अज्ञानता। हाँ, बिल्कुल। दूसरे ग्रुप्स के बारे में या तो जानकारी ही नहीं होती, या फिर जो होती है वो गलत फहमियों से भरी होती है। और यहीं से वो स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं ना। एग्जैक्टली। वो घिसी पिटी धारणाएं, जैसे मान लेना कि अरे वो उस जगह के हैं तो पक्का ऐसे ही होंगे। हाँ, जैसे सारे पंजाबी लाउड होते हैं या सारे मारवाड़ी कंजूस होते हैं, इस तरह की बातें। बिल्कुल। ये सच्चाई का एक तरह से कैरिकेचर बनाना है, मजाक उड़ाना है। हम कुछ लोगों को देखकर पूरे ग्रुप पर वही लेबल चिपका देते हैं। इससे हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता शायद। हाँ, और हमारा वो कलेक्टिव ईगो भी सेटिस्फाई हो जाता है कि देखो हम इनसे बेहतर है। और कभी कभी तो इसे जस्टिफाई करने के लिए प्स्यूडो साइंस का भी सहारा ले लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। गलत साइंटिफिक थ्योरीज का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश करना कि देखो ये नस्ल तो बायोलॉजिकली ही कमतर है या वो सुपीरियर है। जैसे डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कुछ रेस को ज्यादा इवॉल्व्ड बता देना। सही। ये सब बेसिकली अपने पूर्वाग्रह को रैशनलाइज करने के, उसको सही ठहराने के तरीके हैं। तो ये तो हो गए कारण। अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। सिर्फ इन कारणों को जान लेना तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे जरूरी है सही एजुकेशन और एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक खुला नजरिया अपनाना। जब लोग अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें जानते हैं, जैसे आजकल ट्रैवल बढ़ा है, कम्युनिकेशन के साधन बढ़े हैं, तो वो दीवारें अपने आप टूटने लगती हैं। हाँ, जब कोई देखता है कि अरे जिसे मैं कम समझ रहा था वो तो असल में काफी इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, तो वो जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं वो चैलेंज होती हैं। बिल्कुल। कांटेक्ट और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और शायद ये समझना भी जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में नस्लीय भेदभाव किसी भी देश या समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये देश को बांटता है, अंदरूनी झगड़े पैदा करता है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च बढ़ता है, पुलिस और अदालतों पर बोझ बढ़ता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी तो इमेज खराब होती है ना। हाँ, वो भी है। वैसा नस्लीय पूर्वाग्रह नहीं है जैसा कई और जगहों पर है, जैसे लैटिन अमेरिका। हाँ, लैटिन अमेरिका या कैरिबियन आइलैंड्स के कई देश, वहाँ इंटर मैरिजेस बहुत कॉमन है, और आपको मिक्स्ड रेस के लोग या अलग अलग नस्ल के लोग बहुत ऊंचे पदों पर मिलेंगे। जैसे मेक्सिको के एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे, बेनिटो जुआरेज। अच्छा। वो एक प्योर अमेरिंडियन थे, मतलब नेटिव अमेरिकन। तो अगर वो देश ऐसा कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही पॉइंट है। तो मतलब निचोड़ यही निकलता है कि इंसान और पशु में जो बेसिक फर्क है वो है इंटेलिजेंस का, सोचने समझने की क्षमता का। और ये क्षमता जो भाषा और कल्चर में दिखती है वो सभी ह्यूमन रेस में मौजूद है। हाँ, कोई भी नस्ल ऐसी नहीं है जो पैदाइशी तौर पर सुपीरियर हो या इंफीरियर हो। तो ये जो हमें फर्क दिखते हैं कभी कभी ग्रुप्स के बीच, मेंटल या कल्चरल लेवल पर, वो हिस्टोरिकल कारणों से हैं
या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनका रेस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रेस प्रेजुडिस एक सीखी हुई चीज है। बिल्कुल, इट्स लर्न्ड बिहेवियर। और क्योंकि ये सीखा हुआ है तो इसे भुलाया भी जा सकता है। सही एजुकेशन से, सही ट्रेनिंग से इसे खत्म किया जा सकता है। और लैटिन अमेरिका जैसे उदाहरण हमें उम्मीद देते हैं कि ये मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आयामों पर हमारी आज की ये चर्चा सुनने वालों को पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहन चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।